हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको क्लास 10th का जो पेपर रहने वाला है 2020 का उसको सॉल्व करवाएंगे। और लगातार इस सीरीज में अब हम आपको जो विगत 5 वर्षों के पेपर है उनको सॉल्व करवाएंगे। और इन 5 वर्षों के पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला देखेंगे, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि हमसे पूछ रहा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या बतानी है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। इन फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, वो आपका इरेशनल नंबर रहता है। या आप समझें कि ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है, वो आपका नॉट टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है ना। यहाँ पे आपका देखेंगे √4 है ना। मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इनको मैं आपको पेपर के ऊपर ही समझा दूंगा। √4 का जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है वो आपका 2 है ना। क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होगा 2 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा ना। और 5 आपका रेशनल नंबर है। 2/3 आपका रेशनल में दे रखा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका √3 रहेगा ना। क्या पूछा, निम्न में अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब आप √3 को क्या करते हो, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखोगे तो आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाओगे, है ना। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड टाइप का होता है। तो इसलिए क्या रहेगा, आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्या बोला जा रहा है, द्विघात बहुपद की घात होती है। देखो आपको ध्यान रखना है, जितने घात की बहुपद होगी उसके उतने ही क्या होंगे, ठीक है ना। हाँ, द्विघात बहुपद की घात, अच्छा घात पूछा हो तो द्विघात के, तो उसके जो घात पूछा तो द्विघात दो, तो इसका क्या रहेगा, दो ही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा द्विघात बोले ना। तो द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, जो डिग्री रहेगी वो हाईएस्ट पावर रहेगी। क्या रहेगी, हाईएस्ट पावर, है ना। और यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन बन सकता है दूसरे टाइप में, वो ये बन सकता है कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या और द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या, है ना। द नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पे जितने घात की बहुपद होती है उतने उसके मूल होते हैं। जितने घात की बहुपद या जितने घात की समीकरण होगी उतने उसके मूल, जितने घात की बहुपद उतने उसके शून्यक होंगे, है ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। जितनी घात उतनी ही, अगर 3 घात की बोला है तो उसके 3 ही मूल निकलते हैं। तो यहाँ से आपका एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बन के आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो द्विघात क्या पूछा था, द्विघात बहुपद की घात, तो द्विघात बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद कौन सा होगा, है ना। तो समांतर श्रेणी में अगला पद पूछा है, तो आप जानते हैं जो अगला पद होता है उनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड करने के बाद हमें अगला पद मिल जाएगा। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, है ना, इस एपी का अगला पद क्या होगा। तो आप देखेंगे इनमें जो डिफरेंस आ रहा है 10 - 4 6, तो अगले प्रत्येक पद में आप देख रहे हैं कि 6 आपका ऐड हो रहा है। यहाँ पे 22 + 6 आप कर देंगे तो आपका 28 यहाँ पे अगला पद हो जाएगा। या इसका एक पैटर्न भी होता है ना, इसका एक पैटर्न भी होता है। तो पैटर्न की अगर बात करें, अगर हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी के मानक रूप की बात करते हैं, तो इसका जो मानक रूप रहता है वो देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो समांतर श्रेणी होती है उसका जो मानक रूप रहता है वो रहता है ए कॉमा, है ना, A+D कॉमा A+2D कॉमा A+3D, और आपका ऐसा डैश डैश चलता रहेगा। आप देख रहे हैं पहले पद को हम समांतर श्रेणी में ए बोलते हैं, दूसरा पद जो रहेगा वो A+D होता है, तीसरा पद जो रहेगा वो A+2D होता है, और चौथा पद A+3D। क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है an = A+n-1 इंटू डी। तो n में से हम a कम करके मल्टीप्लाई में d, वो हमारा nवें पद का फॉर्मूला आ जाता है। 5वां पद बोलेगा
तो यहाँ पे 5 में से 1 कम 4, तो a प्लस 4d। इस प्रकार से अगर आप देखें इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि ये पहला पद दे रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें पांचवा पद निकालना है। तो पांचवें पद के लिए क्या हो जाएगा, तो पांचवें पद के लिए हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा क्या, a5 के लिए a प्लस 4d। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखेंगे तो a आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, a आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 4, और प्लस में 4 है, इंटू में d आपका क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो a2 माइनस a1 तो आपको d लिखा ना, तो 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 6, तो 4 प्लस 4 6 जा 24, देखो आया ना वही है ना, 4 प्लस 24 28। तो यहाँ पे क्या था कि आपको जो एपी दिया था वो आसान दिया हुआ था, लेकिन आपको सीधे एनवें पद का फॉर्मूला आना चाहिए कि जो वाला पद पूछेगा उसमें से एक कम की बात करता है, इंटू डी है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देख रहा, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एक वृत्त का परिमाप, अब आप जानते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है ना, सर्कल जो होता है, इस प्रकार से आपका एक सर्कल रहता है ना, परिमाप क्या होता है 2πr, 2πr क्योंकि परिधि इसका परिमाप होता है। तो वृत्त का जो परिमाप है और वो किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो उस स्थिति में त्रिज्या क्या होगी, तो देखेंगे आप पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, आर यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे सिंगल टाइम्स है, तो यहाँ पे आर एक बार बनेगी तो आर इक्वल टू 2 आ रहा होगा ना, कितना 2, तो इस ऑप्शन में आपका 2 है तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 थे, तो जहां पे भी आपका 2 है ना, तो देखो ऑप्शन नंबर पहला ये आपको क्या बन रहा है, सही बन रहा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता। देखो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, और जो आपकी अनिश्चित घटना है, मतलब जिस घटना ने नहीं होना है, उसकी प्रायिकता 0 होती है, बाकी है ना, और सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के। तो अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है देखेंगे, द्विघात समीकरण हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। अब आपका 1 नंबर का है, अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसको हल करने को बोला है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखेंगे आप किस प्रकार से इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट लगेगा, अंडर रूट लगेगा, है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और 9। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो प्लस माइनस 3। इसका जो अर्थ है कि एक बार जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव 3 है, और एक बार आपका वैल्यू है नेगेटिव 3, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके क्योंकि द्विघात समीकरण थी, अभी हमने बात करी, जितने घात के समीकरण होती है उतने उसके मूल आते हैं, ठीक है ना, तो एक पॉजिटिव 3 एक नेगेटिव 3, इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि कोट ए बराबर 8/15 है ना, तो 10a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, इसको भी हम अभी सॉल्व कर देते हैं। देखेंगे आप, है ना, इतना हमको दिया है कोट ए बराबर 8/15, तो आपको 10a पूछा है, तो 10a क्या होता है, कोट ए का उल्टा होता है, क्योंकि 10 का उल्टा कोट, कोट का उल्टा 10, है ना, तो यहाँ पे 10a इक्वल टू 15/8 हो जाएगा। अगर ये कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है, साइन ए सेक पूछता है, तो हमको यहाँ पे पाइथागोरस का जो परिमेय है तो वहां से अलग भुजा निकाल के तीनों भुजाएं निकालनी पड़ती, फिर हम उसको निकाल पाते, लेकिन इसने डायरेक्ट क्या पूछा है, 10a पूछा है, तो कोट ए का उल्टा क्या हो जाएगा 10a। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा आपको,
तो क्या बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दो समरूप त्रिभुजों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है यहाँ पे भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का जो अनुपात दिया है ना, कौन से समरूप, हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो जो भुजाओं का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:5। तो इसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो संगत जो भुजा है 4 और 5, इसका अगर आप वर्ग कर देंगे 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो संगत भुजाओं, जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है उनके वर्गों का जो अनुपात है वो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज में एक कसौटी आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से, अगर आपको भुजाएं दे रखी है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है तो आपने क्या करना है, वहां पे भुजाओं का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वृत्त पर स्थित है ना, अभी वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार है, दिख रहा होगा आपको, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। देखो वृत्त पर स्थित, मान लीजिए ये वृत्त हमारे पास है और इस पर स्थित की बात कर रहा है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। देखो अगर केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है तो एक बिंदु से हम केवल एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, एक बिंदु से हम केवल एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर केवल एक वृत्त की बात, एक वृत्त के केवल एक बिंदु की बात करेगा तो आप केवल एक ही रेखा खींच पाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा के देगा कि वृत्त से होकर कितने रेखा खींची जा सकती हैं, अगर देखो वृत्त जो होता है, हमारा जो वृत्त सर्कल होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, तो इससे हम इनफाइनाइट लाइंस जो टेंजेंट है वो खींच सकते हैं। लेकिन जब केवल एक बिंदु की बात करेगा तो एक बिंदु से केवल हम आप लोग एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगा ना। अगर बाह्य बिंदु से बोलेगा तो एक बाह्य बिंदु से हम केवल वृत्त पर केवल दो ही रेखाएं, कौन सी रेखाएं, स्पर्श, दो ही स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, है ना, खींच सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका ये फर्स्ट पेज है ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसमें 9 क्वेश्चन से एक एक नंबर के हमने करवा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, है ना। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हो। देखो इनमें एक संबंध रहता है, आपको संबंध याद कर लेना है ना, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। संबंध क्या होता है कि आपको ऐसे याद कर लेना, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इनमें संबंध रहता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है। बहुलक की जगह हमें 13 दिया हुआ है इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, ठीक है ना, माध्यिका। तो माध्यिका जो हमें दिया रखा है वो 45 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 45 माइनस 2 इंटू माध्य हमें निकालना है, माध्य हमें निकालना है। अगर आप इसको क्या करते हो, पक्षांतर करते हो तो 2 इंटू माध्य हो जाएगा, 2 इंटू माध्य यहाँ पे नेगेटिव था, जरा के है ना, पक्षांतर के पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 का 5, है ना, हासिल आपकी एक लगी, 3 4 जा 12 ऑन 13, पॉजिटिव को उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 13 हमें, तो इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 2 और 3 माइनस 1 2 अपॉन में 1 और डिवाइड बाई 2। तो माध्य आपका जो आ जाएगा, जो हमें पूछा गया क्वेश्चन में, है ना, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो आपका 61 क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से यहाँ से हमें दो चीजें दे रखी होंगी, क्योंकि ये बहुलक माध्यक और माध्य में संबंधित है ना, यानी कि मोड, मीडियन एंड मीन में है ना रिलेशन रहता है। तो इनमें से आपको दो चीजें गिवन होंगी, कोई तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद ax² माइनस 8x माइनस 4 के शून्यकों का योग 4 हो तो a का मान बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। शून्यकों का योग, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, हमें दिया क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिया है, हम लिखेंगे दिया है। बहुपद हमें ax² माइनस 8x माइनस 4 दिया हुआ है और शून्यकों का योग दिया है। शून्यक जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमें कितना दिया हुआ 4, और अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए इजिकल टू में 4 गिवन है ना। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसकी जगह आप 4 रख लेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में 4 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए है ना, क्योंकि एक संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इस रिलेशन से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आपका कितना आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इससे आप तुलना करेंगे, ठीक है ना, तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद आपको नेगेटिव का बी, यहाँ पे बी की जगह पे नेगेटिव का 8, तो नेगेटिव फॉर्मूले में है और नेगेटिव 8 आ जाएगा, अपॉन में ए रहेगा क्योंकि हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल टू 4, क्योंकि नेगेटिव बी अपॉन ए जो कंप्लीट वैल्यू 4 है ना, शून्यों का योगफल। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4a हो जाएगा। हमें a का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, a का वैल्यू, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4, 8/4 दिख रहा होगा आपको। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 जो 4, 4 2 जो 8, तो 2 आपका आंसर रहेगा। a का मान कितना रहेगा 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना। देखिए समझ में आ गया होगा आपको क्या हमें क्वेश्चन दिया था, है ना। हमें जो द्विघात बहुपद है वो दे रखी थी, बोला क्या है कि इनका जो शून्यकों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 4 है ना। और नेगेटिव बी आप यहाँ पे जब इसकी तुलना करेंगे किससे, आपको पता है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। तो इससे तुलना करने पे आपको बी के जो बी के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव का 8, तो नेगेटिव फॉर्मूले में होता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको नेगेटिव जो वैल्यूज है उनका ध्यान रखना है कि आप उसको अगर यहाँ पे आप नेगेटिव नहीं लोगे तो आपका ये आंसर नेगेटिव 2 में आ जाएगा, जो कि गलत रहेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का 2 आपका ए का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या बोला गया है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कोस ए अपॉन 2 प्लस कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, है ना। हम इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हमें दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी त्रिभुज की क्या है, आंतरिक कोण है, क्या है, आंतरिक कोण। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको त्रिभुज के आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक जो तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है वो होता है 180, है ना। हम लिखेंगे हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा ना। बात समझ में आए आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान देंगे हमें b प्लस सी चाहिए,
तो बी प्लस सी को यहीं रहने दीजिए, ए को उधर लेके जाइए, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 180 माइनस ए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपने क्या बोल दिया, समीकरण 1 बोल दिया। अब इसको क्या करिए, समीकरण 1 को 2 से भाग दीजिए ना, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो b प्लस सी अपॉन में 2, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है कहीं ना कहीं हमारे पास b प्लस सी अपॉन 2 है ना। क्वेश्चन आपको हमने दिखाया था, देखेंगे एक बार फिर से, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं, देखो b प्लस सी अपॉन 2, बी प्लस कोस b प्लस सी अपॉन 2 है, a अपॉन 2, तो a का भी आधा होना है, तो कहीं ना कहीं हमको 2 से भाग लगाना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास जो हमें सिद्ध करना है वो आएगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, b प्लस जो समीकरण फर्स्ट बनी हमारी, उसको हमने 2 से भाग दे दिया। तो 2 से भाग यहाँ पे भी देंगे और है ना यहाँ पे भी देंगे, दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 को एज इट इज रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सेपरेटली डिवाइड करिए, तो 180/2 कितना हो जाएगा 90, और माइनस का a अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दिख भी रहा होगा आपको। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट पेज पे ना, ठीक है ना। देखेंगे ये हमारे पास था लास्ट टाइम पे। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में साइन ले लेना है, क्योंकि हमारे पास साइन b प्लस सी अपॉन 2 है, तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन और 90 है ना, और माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना a/2। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके ये हो जाएगा कॉस a/2। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो इक्वेशन थी, है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। जो इक्वेशन थी हमारे पास, कौन सी, जो हमारे पास इक्वेशन थी दूसरी, है ना, ये वाली, ठीक है, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। अब इसमें दोनों पक्षों में कॉस ले लेना है ना, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, क्योंकि हमारे पास कॉस b प्लस सी अपॉन 2 भी है ना, दोनों पक्षों में, दोनों, 2 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, जब आप दोनों पक्षों में कॉस लेंगे तो कॉस b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस 90 माइनस a अपॉन 2। अब कॉस इसी प्रकार से, कॉस 90 माइनस थीटा जो रहता है वो रहता है साइन थीटा, क्या रहता है, साइन थीटा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा कितना a/2, तो साइन a अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है मेनली, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 और कॉस a अपॉन में 2 दिया हुआ है ना, ठीक है ना, और प्लस कॉस b प्लस सी अपॉन में 2 और साइन a अपॉन में 2, और ये हमारे पास क्या है, LHS है ना, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया है, और हमें राइट हैंड साइड क्या निकालना था, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, देखेंगे आप, ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ साइन b प्लस सी अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2 प्लस कॉस b प्लस सी अपॉन 2 साइन a अपॉन 2 इक्वल टू 1 निकालना है। तो हमें इनको सॉल्व करके 1 निकालना है, तो हमने इतना सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस बनी है, सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 की जगह पे आप, क्योंकि दोनों इक्वल है ना,
उसके जगह पे आप a/2 रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने cos a/2 ले लेना है, cos a/2, और ये भी क्या बन रहा है cos a/2 प्लस cos b प्लस c/2 की जगह पे आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हो, ठीक है ना, तो क्या बनेगा cos b प्लस c/2 की जगह पे आप रख सकते हो कितना sin a/2। तो यहाँ पे sin a/2 और यहाँ पे sin a/2 पहले से ही है a/2। अब यहाँ पे देखो सेम बन रहा है, तो इसको हम cos स्क्वायर a/2 प्लस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर a/2। अब क्या है, आपके पास एक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है ना, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उस त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और हमारा क्या हो जाएगा, है ना, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, प्रूव्ड, सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवा देंगे। तो आप हमारे साथ बने, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके।